Hello everyone, this is Hershey from Aditya Joshi team, and this is the 32nd video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics. क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं. रिफ्रैक्शन है आज का टॉपिक. रिफ्रैक्शन इस इतना सा टॉपिक है, हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है. लास्ट ईयर भी था, 2023 में था, 2022 में था. ठीक है, हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे. एंड देयर इज़ अ पैटर्न इन दिस. पता है, रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, नो डाउट. बट उसमें से कुछ टॉपिक्स कर लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट रिमेंबर सम फॉर्मुलाज एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन. एज यू नो कि हमने लास्ट वीडियो में 31st और 32nd दो टॉपिक कवर किए थे. ठीक है, तो आज हम एक वीडियो आगे चल रहे हैं बेसिकली. तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़. तुम्हें पता होगा ना ये वाली चीज़. जैसे ग्लास स्लैब होता है, उसमें लाइट आई, देन ग्लास स्लैब के अंदर उसका पाथ थोड़ा अलग होता है, फिर वो बाहर जाती है तो अलग हो जाता है ना. ऐसे करके कुछ तो होता है ना कि ऐसे आई फिर नॉर्मल है, फिर वो अवे बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो वही होता है रिफ्रैक्शन. होता है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़, क्योंकि हवा और जो ग्लास स्लैब है, ग्लास और एयर की डेंसिटीज़ अलग अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटीज़, राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसको. तो इसकी वजह से जो लाइट है उसका पाथ डिविएट होता है और उसको हम रिफ्रैक्शन फिनोमिनन कहते हैं. ठीक है, क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताता क्या है कि लाइट को वो कितनी छूट देगा ट्रैवल करने के लिए. बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो एक इंडेक्स है कि जो लाइट है उसे कितनी रेजिस्टेंस फील होगी चलने में. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ऑब्वियसली. ठीक है, ये होता है रिलेशन. समझे? इसका फिजिकल मीनिंग ये है. देखते हैं अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड इन द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. वही रिफ्लेक्शन वाला ही है. फर्स्ट लॉ तो इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और सेकंड लॉ क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2 एंड दैट इज इक्वल टू N2 बाय N1. N2 हमारे यहाँ पे N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है. ठीक है, अब ये देखना साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देके, तो ये देख लेना. और V1 बाय V2 होती है इसकी स्पीड ऑफ लाइट. अब तुम देखो कि V1 जो है, और उल्टा, जैसे कि N1 अगर ज़्यादा होगा तो V1 कम हो जाएगा, है ना. इसको अगर हम उल्टे कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. ऐसी चीज़ कब आती है? NV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तब. और NV इज इक्वल टू कौन सा, क्या मतलब है कि N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो जितना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी. यही मैं कह रही थी, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस पावर है कि वो लाइट को रोक सकता है. ठीक है, तो वही है. चलो अब इस फॉर्मूले को याद रखना. ठीक है, अब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो मैं इसको अलग तरीके से लिख सकती हूँ. स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V. ठीक है, ये भी है. चलो, हायर द N स्लोअर द लाइट ट्रैवल्स टू दैट मीडियम. वही मैंने बोला ना कि जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा लाइट के ट्रैवलिंग में, और उतने ज़्यादा धीरे लाइट ट्रैवल करेगी, है. अब एक एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन आता है, उसके लिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक होता है क्रिटिकल एंगल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल, और डेंसर मीडियम में होता है. फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम. जैसे मान लो लाइट, ये पानी है और ये हवा है और यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है. ठीक है, लाइट. अब ऐसे मान लो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे है. इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्शन होकर ये हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो वो डेंसर मीडियम में ही होता है बेसिकली, क्योंकि डेंसर मीडियम से जाते वक्त ही ऐसा पॉसिबल है कि वो इधर बेंड करे तो रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए. रेयर मीडियम में ऐसा नहीं हो सकता. मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, क्योंकि तुम्हें भी जल्दी जल्दी रिवाइज करनी है चीज़ें. बट हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में होता है, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इन रेयर मीडियम. ठीक है, तो साइन C की वैल्यू कितनी आ जाती है? N2 बाय N1, वेयर N1 इज़ ग्रेटर देन N2. तो तुम्हें क्रिटिकल एंगल का याद रखना है N2 बाय N1, जहाँ पे N1 की वैल्यू ज़्यादा है. तुम्हें ना ऐसे याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे याद रख देती. साइन C इज़ इक्वल टू म्यू गोज बाय म्यू कम्स. कि म्यू गोज, जैसे यहाँ पे मैंने N लिखा है, तो ऐसे N गोज बाय N कम्स. मैं लिख ही देती हूँ, ये यूजफुल है ये. N गोज बाय N कम्स, कि N कम्स का मतलब है कि जहाँ से लाइट आ रही है, क्योंकि N1 भूल जाते हैं कि क्या है. N कम्स, कहाँ से आ रही है लाइट?
लाइट मैंने कहाँ बोला, डेंसर मीडियम से आ रही है, राइट। तो n1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अपने आप डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे रख लो, n गोज़ बाय n कम्स, जहाँ जा रही है वो रेयर है, तो n2 की वैल्यू कम है, ठीक है। चलो, अब कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है। जैसे क्रिटिकल एंगल पे तो लाइट ऐसे जाके ऐसे हो गई, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बाहर जाएगी ही नहीं, अंदर की तरफ ही रह जाएगी। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड वगैरह में जो दिखता है हमें। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सेम ही है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली सेम ही है, ठीक है। लाइट ट्रैवल करिए डेंसर से रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ, क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी नहीं हो रही है। अगर तुमसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कोई पूछता कि क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन है, तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल जब है तब नहीं हो रही है TIR, लेकिन उससे थोड़ा सा भी एंगल, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाता है ना, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये इसका होता है सिग्निफिकेंस क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। एक लेंस फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। उल्टा है हमारे किससे, रिफ्लेक्शन से, 1/v माइनस 1/u। f हमारी फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट में पता ही है। पावर ऑफ लेंस वाई हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में, 100/f इन सेंटीमीटर, 1/f इन मीटर, और यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, ठीक है। हमारी थ्योरी रिवाइज होगी पूरी की पूरी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तुम्हें अब पता है, इनसे तुम्हें पैटर्न समझ आएगा कि तुम्हें एक्चुअली में चीज़ें याद रखनी है। पर्सनली आई वुड से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जैसे जो चैप्टर है ना तुम्हारे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, और जो भी तुम्हें क्वेश्चन से सीखने को मिले बस उसको नोट डाउन कर लो, दैट विल बी योर नोट्स। नो नीड टू रीड इट ऐसे अच्छे से, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, बट क्वेश्चंस के थ्रू यू कैन लर्न अ लॉट, और क्वेश्चंस भी लगा सकते हो पेपर में भी, ऐसा सही में होता है। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। रेशियो ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहले तो रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन आए, आई डोंट वांट यू टू जंप, मतलब ऐसे डायरेक्टली ऐसे सॉल्यूशन करने में, नो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको देखो, दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो NG ग्लास का दे रखा है 3/2, वाटर का दे रखा है 4/3, तो 3/2 कितना होता है, 1.5 है ना अप्रॉक्सीमेटली, और 3/4 क्या होता है, 1.40, 4/3, 3 1 जा 3 4 1 1.33। ओके, तुम्हारा जो बेसिकली ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये 3/2 है, तो ये कितना होगा 1.5, और ये कितना होगा 4/3, तो 1.33 समथिंग होगा, है ना। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब लाइट को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो जाने से। ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लाइट की कम होगी। हमें किसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। तो पहली वाली जो वेलोसिटी ऑफ ग्लास व वेलोसिटी ऑफ वाटर में हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी ग्लास कम होगी, है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए, ज़्यादा है नहीं होगा, ज़्यादा है नहीं होगा, कम है ठीक है, कम है ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमारा क्वेश्चन हो जाता, समझ रहे हो। ये पावर, मान लो तुमने 8:9 नहीं निकाला, तो मान लो इसमें सेम ही होते तो तुम गलत कर सकते थे ना, मान लो ये वाला आंसर होता तो गलत हो सकता था। अब तुम्हें पता है कि बस इन्हीं दोनों में से आंसर आना है, यू आर दैट फार, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन, अगर पेपर ईजी बनाना होगा ना, ये क्वेश्चन भी वो इनके जैसे ही देते, यू वुड हैव डन इट सो ईजिली, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली चीज़ तुम्हें पता है ना, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, फॉर्मूला लगाओ, चुपचाप से आंसर आ जाएगा। तुम्हें क्या निकालना है, V ग्लास बाय V वाटर, तो क्या हो जाएगा, V और V ग्लास बाय V वाटर के लिए उल्टा लिखना है, तो पहले लिखेंगे 4/3, फिर लिखेंगे 3/2। सॉल्व दिस आउट, 4/3 3/2 ऐसे कर सकते हो, देखो 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 4/3 डिवाइडेड, मतलब ये होता है डिटेल, जैसे किसी को नहीं समझ आता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/9। ये मैंने पूरा एक बार करके दिखा दिया, अगर किसी को भी उसमें प्रॉब्लम होती होगी ना कि ऐसे करके ऐसे वाले होते तो किसको कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। समझ आ गया, 8/9 आंसर कैसे आया। इजी क्वेश्चन राइट। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखा तुमने इस क्वेश्चन में, और क्या सीखा, जो मतलब ये वाला सॉल्व करना, और तो क्या। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मीडियम शोज रिलेशन बिटवीन आई एंड आर एज शोन, साइन आर साइन आई ये दे रखा है, ठीक है। ओके, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज NC देन वैल्यू ऑफ N इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब रे ऑप्टिक्स इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो तो। मैथ्स का बहुत यूज़ होता है इसमें, ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा तुम्हें मतलब एक नज़रिया होना चाहिए इसमें, मैथ्स वाला पर्सपेक्टिव लगता है। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर अगर तुम्हारे मैथ्स अच्छी है, बट अगर नहीं भी अच्छी है तो तुम क्वेश्चन करके कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड कि तुम्हें सब आता हो, बट इतना आता हो जितना क्वेश्चन पूछते हैं, यू गुड टू गो। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जाए और तुम ये चीज़ करो जो मैं कह रही हूँ। ओके, तो हमें दे रखा है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब इसका ना ग्राफ का स्लोप बेसिकली tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री होगा कितना, साइन आर बाई साइन आई,
ग्राफ का स्लोप है ना, ये मैं लिख देती हूँ, इसमें स्लोप यूज़ हो रहा है। तो स्लोप क्या होता है, tan 30 डिग्री होगा इसमें स्लोप। एंड स्लोप और क्या होता है, y/x, तो sin r बाय साइन आई। ठीक है, ये किया है। तो sin r बाय साइन आई कितना हो गया, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ऑल्सो sin i बाय साइन r होता है म्यू हमारा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, sin i बाय साइन r इज इक्वल टू म्यू। तो sin i बाय साइन r, तो sin r बाय साइन आई कितना हो जाएगा, 1/μ, है ना। और वैसे भी इसका भी मतलब sin i बाय साइन r भी यही होता है, म्यू गोज़ बाय म्यू कम्स। वो तो हमारे यहाँ पे एक ही मीडियम दे रखा है, तो इसलिए हमने n ले रखा है। ठीक है, म्यू गोज़ बाय म्यू कम्स, वही होता है फॉर्मूला इसका भी, स्नेल्स लॉ। ओके, तो tan 30 डिग्री इज़ 1/√3, sin r बाय साइन आई इज़ 1/μ, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, 1/√3 इज़ इक्वल टू 1/μ, तो कितना हो जाएगा, म्यू √3 के बराबर हो गया म्यू। अब हमें क्या दे रखा है कि जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है वो n/c है, तो n की वैल्यू बतानी है। और बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, देखो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होगा, अभी ऊपर में लिखा था, ये रहा, है ना, म्यू इज़ इक्वल टू c/v। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज़ इक्वल टू c/v। तो v विल बी इक्वल टू c/μ, तो v इज़ इक्वल टू c/μ एंड दैट इज़ इक्वल टू n/c। n/c के बराबर है, c से c कट गया, तो क्या हो जाएगा, 1/μ इज़ इक्वल टू n, है ना, n इज़ इक्वल टू 1/μ। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। और 1/√3 को कैसे, देखो इसमें पावर में इन्होंने ऐसे लिखा है ना, तो 1/√3 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/3 की पावर हाफ, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -½ है ना। ये हमारा आंसर हो गया, 3 की पावर -½ समझ आ गया कैसे किया। सबसे पहले हमने तो ग्राफ का स्लोप और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इस हमने sin r बाय साइन आई निकाला। sin i बाय साइन r म्यू होता है, तो sin r बाय साइन आई 1/μ होगा। हमने से म्यू की वैल्यू निकाली, म्यू की वैल्यू हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, म्यू इक्वल टू c/v। ठीक है, तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे तो मैंने उनको अलग से लिखा है। तुमने n की वैल्यू इससे निकाल ली, बाकी तो मैथ्स है, तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज दिस, और वेवलेंथ इतनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल क्या होगा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको ये, और वेवलेंथ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू c/v। जब भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिखे ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, तुम्हें पता चलेगा क्यों। यही होता है क्वेश्चन करने से, तुम्हें पता चलता है क्या करना है, वरना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने सारे फॉर्मूला है, कौन सा लगाना है, क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलता है। बिल्कुल इसे याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू c/v, है ना। अब v क्या होता है, f लैम्डा, हम कर चुके हैं ये चीज़। वेलोसिटी इज इक्वल टू f लैम्डा, बहुत बार मैंने रिपीट किया है ये, मतलब मैं तो ऐसा कहती हूँ कि वेलोसिटी है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट होती है, ख़त्म बात। तो c/f लैम्डा, f पता है, लैम्डा पता है, और v, हाँ v पता है तुम्हें, c की वैल्यू तो पता ही है 3/8, क्योंकि लाइट वेव है ना, तो लाइट वेव की स्पीड अलग से थोड़ी जानने की ज़रूरत है, लाइट वाली लिखेंगे, 3/8 लिख दी। देखो 3/8, नीचे में 2/14 और 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 5×10⁻⁻, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसमें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, मैथ्स एक बार खुद से कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा है, वीडियो को पॉज करके देख लेना आराम से, सब दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि जब भी फ्रीक्वेंसी दिखे, वेवलेंथ दिखे, तो तुम्हें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, म्यू इज इक्वल टू c/v। ओके, टाइम टेकन बाय सनलाइट, अब देखो ये 2024 का PYQ है, लेटेस्ट PYQ है ये। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is। टाइम कितना लगेगा सनलाइट को ग्लास स्लैब के थ्रू पास करने में, जिसकी थिकनेस इतनी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। चलो देखते हैं, टाइम लगाना है। सबसे पहले अगर तुम्हें नहीं आता है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, सोचो टाइम क्या होता था, टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, राइट। टाइम तो यही होता था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम टेकन किसको है, सनलाइट को, तो सनलाइट की स्पीड तो चलो हमको पता है ना, 3/8, तो हमें स्पीड वाला फैक्टर आता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना। डिस्टेंस कितनी कवर करेगी लाइट, तो बेसिकली डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ऑप्टिकल लेंथ होती है वो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, t इज इक्वल टू ऑप्टिकल लेंथ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल लेंथ बेसिकली म्यू टाइम्स l होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स द नॉर्मल लेंथ दैट यू आर सपोज टू ट्रैवर्स, राइट। तो हमें पता चल गया, हमें वेलोसिटी पता ही थी, अब हमने ऑप्टिकल लेंथ निकाल ली, म्यू इंटू एल। म्यू की वैल्यू हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एल की वैल्यू पता है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर को
हमें ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट में लिखना है, मीटर में लिखना है. 5 × 10⁻³ मीटर, राइट. 5 × 10⁻³ और हमें स्पीड पता है 3 × 10⁸. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज दिस, है ना. तो 2.5 क्या होता है, 5/2 और इसको सॉल्व कर 10⁻11. ईजी क्वेश्चन, राइट. समझ आ गया कैसे किया. अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं भी आ रहा है तो मतलब ऐसे करके सोचना, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टाइम डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है, डिस्टेंस ऑप्टिकल लेंथ होती है. चलो ठीक है, इतना मुझे समझ आ रहा है कि नहीं पता चला होगा कि ऑप्टिकल लेंथ क्या होती है. अब इस क्वेश्चन तुमने ये सीख लिया, ठीक है. चलो 2022 का PYQ देखेंगे हम लोग. अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट वर्टिकली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. हमें अगर दे भी ना अगर हमें क्वेश्चन में भी ना दिया हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें याद आना चाहिए. ग्लास और वाटर का, ग्लास का कितना होता है 1.5, वाटर का 1.33, वही 4/3 होता है. ग्लास का 1.5, ये याद होना चाहिए, ठीक है. चलो, बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट वर्टिकली इन अ ग्लास स्लैब, थिकनेस ये, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है. अ फ्रैक्शन A is reflected from the front surface while another fraction B enters the slab and emerges after reflection from the back surface. The time delay between them is, कितना टाइम डिले हुआ. बेसिकली वो ग्लास स्लैब में आई, एक कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा है, वो जो रिफ्रैक्ट होकर निकल रहा है ना वापस से, इमर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैक सरफेस. तो जो निकला है इनके बीच में टाइम लैग बताना है. टाइम लैग कैसे पता चलेगा, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कवर किया है ना उसने. टाइम लैग क्या होता है, फिर से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. स्पीड तुम्हें पता है क्योंकि लाइट है, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट ही रहती है. डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उसने इतना ग्लास स्लैब कवर किया, तुम्हें बता भी रखा है मैंने, डिस्टेंस क्या होता है μl. तुम्हें पता है म्यू क्या है, तुम्हें पता है l क्या है तुम्हें, और स्पीड भी पता है, तो टाइम लैग निकल जाएगा. ऐसे ही लिखो, नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है. 1.5 सेंटीमीटर में तो 10⁻², नीचे में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. सॉल्व करो, 1.5 से कट गया, यू विल गेट योर आंसर 5 × 10⁻11 सेकेंड, ठीक है. और तुम एक क्वेश्चन मतलब ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आंसर का ऑर्डर आ रहा है 10⁻11 का आ रहा है. तो अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस थोड़ी कम होती है तो 10⁻11 के ऑर्डर का आता है. मतलब दिस इज़ जस्ट ऐसे ही पैटर्न दिख रहा है तो वो मैं बता रही थी, ठीक है. चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सारे कवर हो गए हैं. अब तुम खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लेना, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स के, and you're good to go for this refraction topic. Okay, all the best.